प्रॉफिट कह दें, कुछ भी कह दें। The difference in between two exchange rate is named as bank margin slash commission slash profit. तो मैं बेटे एक चीज लिख रहा हूं, फॉलोइंग इज द इक्वेशन। बेटे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या किस चीज की इक्वेशन, किस चीज की, अभी पता चलता है। मैंने कहा बेटे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये HDFC बैंक है और ये कस्टमर है। HDFC यहां से डॉलर बाय कर रहा है और HDFC डॉलर कस्टमर को सेल कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। मैं कहता हूं इस केस में ये कस्टमर कौन होगा, इंपोर्टर। सोचिएगा ध्यान से, ये बाय कर रहा है $1 50 के बराबर, और ये जो बेचेगा मान के चलते हैं ₹52 का बेच रहा है, ज्यादा में बेचेगा ना बेटे, सेल्स जब करेगा तो ज्यादा में बेचेगा ना। तो बेटे मैं कहूंगा ₹2 इज बैंक मार्जिन, ₹2 इज बैंक मार्जिन। अगर मैं आपको कहूं कि मैं ₹50 दे देता हूं आपको, क्या ये ₹50 क्या है, इंटर बैंक रेट, इसको हम कह सकते हैं लाइबोर और माइबोर। मैं आपको ये रेट दे देता हूं और मैं आपको बैंक मार्जिन भी दे देता हूं, बैंक मार्जिन भी दे देता हूं दो। तो बेटे आप ₹52 निकाल सकते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं बेटे बैंक रेट। कुछ किताबों में इसको मर्चेंट रेट भी कहा गया, और क्योंकि इसमें बैंक का प्रॉफिट कवर्ड है इसलिए इसको कवर रेट भी कहा जाता है। तो बेटे आराम से नोट कर ले, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। अभी इक्वेशन लिखवानी है, पहले चित्र बना लें बेटे, चित्र बना लें, आराम से बना लें, कोई जल्दी नहीं है बेटे। भले ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन बेटे जब आपको ज्यादा समझ आया होगा ना, पूरे माइंड में फ्लो चार्ट्स बने होंगे ना, तो आप ज्यादा कंफर्ट लेवल पे काम करोगे। ठीक है बेटे, आराम से कवर रेट, कस्टमर, बैंक मार्जिन लिख लें। तो एक इक्वेशन अभी बनेगी, मैं कहता हूं जी RBI, HDFC, इन्फोसिस। बेटा आप इन्फोसिस कौन है, एक्सपोर्टर, और क्या बोल सकते हैं इन्फोसिस को, कस्टमर। मैंने अभी पहले लिया था इंपोर्टर कस्टमर, अब ले रहा हूं इन्फोसिस। ठीक है जी, इन्फोसिस HDFC को डॉलर सेल करेगा, या ऐसा समझ लें HDFC इन्फोसिस से बाय करेगा और HDFC RBI को सेल करेगा। तो बेटे अगर ये बाय कर रहा है ₹60 में, तो सेल कैसे करेगा, ₹62 में। HDFC अगर इन्फोसिस से 60 में बाय कर रहा है तो 62 में बेचेगा, या 63 मान लेते हैं। अब अगर आपको ₹63 दिए हो और आपको ₹3 का मार्जिन भी दिया हो, तो आप ₹60 निकाल सकते हैं। एक बच्चा हैरान हो गया, वो कह रहा पता नहीं क्या लिख दिया मास्टर ने, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। पहले तो उसने ऐड किया था, अब लेस कर दिया। बेटे आराम से, यही तो कहानी है किस्मत की बेटे, लॉजिक लगाना है, जुगाड़ पर रटना नहीं है। एक्सपोर्टर के लिए मैंने लेस किया, क्यों, क्योंकि सोचिए क्यों, और इंपोर्टर के लिए ऐड क्यों किया, जब आपने सोचना है। मैं पहले इक्वेशन बना दूं और फिर हम चलेंगे। मैं कहता हूं आपको अगर बैंक रेट निकालना हो या कवर रेट निकालना हो या मर्चेंट रेट निकालना हो, तो
आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको इंटर बैंक रेट पता हो, उसमें प्लस या माइनस का लॉजिक पता हो बैंक मार्जिन का, कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, तो बेटे आराम से आप समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप इक्वेशन लिखिए। और ये जो इंटरबैंक रेट है बेटे, ये लाइबोर और माइबोर हो सकती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? जैसे मैंने आपको ये कहा था कि इंपोर्टर के लिए मैंने कहा था फॉर इंपोर्टर, मतलब फॉर अ कस्टमर, फॉर अ कस्टमर who wants to buy foreign currency। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक इंपोर्टर, सोचिए आप, इंपोर्टर यहां खड़ा है तो उसको बाय करना है, ये बैंक है, ये आरबीआई है और ये इंपोर्टर है। इसका मतलब इसको बाय करना है ना, हैज टू बाय। तो हम बेटे हमेशा बैंक रेट किसके पॉइंट से पढ़ते हैं? बैंक के पॉइंट से। इसका मतलब बैंक हैज टू सेल, a customer can buy if bank is ready to sell। ठीक है, तो बेटे इसके पास तो करेंसी है ही नहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये क्या करेगा? बाय कर लेगा। बैंक हैज टू बाय फ्रॉम आरबीआई एंड हैज टू सेल टू कस्टमर। बेटे समझ आया? अब जब भी सेल्स निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, बेटे सेलिंग प्राइस क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? बाइंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो पता ही है। तो इंपोर्टर के लिए समझ आ गया। अब बेटा एक्सपोर्टर के लिए आ जाते। फॉर एक्सपोर्टर मैं लिख रहा हूं फॉर एक्सपोर्टर, दैट इज for a customer, for a customer who wants to sell foreign currency to bank, that is bank has to buy from customer। आराम से बेटे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, रटना कुछ है ही नहीं भूपेश आनंद की क्लास में। कितनी मेहनत से एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। चाहता तो ये क्वेश्चन ही ना कराता जो भी कराना है मैंने 22 और 23। बेटे दिल नहीं मानता ना, क्या करूं? बेटे इसका चित्र देखते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है और बेटे ये कस्टमर है, आरबीआई बैंक कस्टमर। अब बैंक विल बाय, क्योंकि हम ये एक्सपोर्टर मान रहे हैं, फॉरेन करेंसी एंड बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी। तो बेटा जहां भी सेल्स होगा वहां पे ऐड होगा। तो मेरे को अगर ये रेट दिया है, अगर मेरे को ये रेट दिया है, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, आरबीआई और बैंक के बीच में, मान लेते हैं 72 रुपए का रेट, 70 रुपए का रेट दिया और मुझे मार्जिन दिया है 2 का, 2 रुपीज का। तो मेरे को ये वाला रेट निकालना है बाइंग प्राइस। तो बेटे बाइंग प्राइस क्या होगा? 70 माइनस 2 68 ही तो होगा। बेटे बाइंग में हम कभी प्रॉफिट, बाइंग निकालना हो तो हम सेल्स में से प्रॉफिट लेस करते हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि बैंक को बाय करना है
तो बाइंग रेट निकालना है तो सेलिंग में से प्रॉफिट लेस करेंगे, क्योंकि बैंक को इंपोर्टर में सेल करना है, इसलिए बेटे प्रॉफिट ऐड करेंगे। ये लॉजिक। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन 22 क्या कहना चाह रहा है। आओ बेटे, यूर डीलर, तो कहता है ये आपका डीलर, मेरा डीलर, हाँ किस चीज का डीलर, आप रामलाल हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज का डीलर, जहां पर वो डील कर रहा है उसको बोलते हैं बेटे डीलिंग रूम। योर डीलर इन डीलिंग रूम सेल्स थ्रू अ एक्सचेंज ब्रोकर, सेल्स थ्रू अ एक्सचेंज ब्रोकर। बड़ी गहरी गहरी बात है क्या। इन द लोकल इंटरबैंक, अंडरलाइन कर दीजिए, इंटरबैंक मार्केट 5 लाख यूएसडी, 5 लाख यूएसडी सेल कर दिए। कैलकुलेट the rupee receivable from the sale assuming dollar rupee rates are imported in local market as under। आराम से बेटे पहले पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं। पढ़ लीजिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से चोट चित्र बनाइए, अपने हिसाब से फोटो बनाइए बेटे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बेटे मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको ये निकालना है कि एक कस्टमर को, ये कस्टमर है बेटे, आप कस्टमर हो, एक कस्टमर को कितने कितने रुपए मिले। बेटे कस्टमर को जो रुपए मिलेंगे वो तो बैंक रेट के हिसाब से मिलेंगे। कस्टमर के पास डॉलर थे, कस्टमर ने डॉलर बेच दिए। कस्टमर तभी बेच सकता है जब बैंक खरीदने को तैयार हो, खरीदने को तैयार हो, इसलिए बाइंग रेट इज इंपॉर्टेंट। आराम से बेटे, इसीलिए बाइंग रेट इंपॉर्टेंट है, पहली बात। लेकिन बेटे यहां बैंक रेट दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नोट नंबर 2, बैंक रेट is to be calculated with the help of, bank rate is to be calculated with the help of interbank rate, with the help of interbank rate, because interbank rate दिया हुआ है तो हमें बताइए बेटे बैंक रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर बैंक रेट, प्लस माइनस बैंक मार्जिन कह दे, बैंक कमीशन कह दे, बात एक ही है बेटे। बोलो जी, क्या ये फॉर्मूला अभी समझाया था? क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटे एक बार और।
कोई जल्दी है ही नहीं। तो बेटा मैं अब मेन आंसर में शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेन आंसर मैं लिख रहा हूं, अ कस्टमर कैन सेल डॉलर्स इफ बैंक इज रेडी टू बाय, hence buying rate is important। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं मेरे बेटे 42.800 रुपीज, यही रेट है, बाइंग रेट ले लो। अब मुझे बाइंग रेट निकालना, ध्यान रखना बेटे, बाइंग रेट में कमीशन लेस होती है अगर मुझे बाइंग रेट निकालना हो, और सेलिंग रेट निकालना हो तो कमीशन मार्जिन ऐड होती है। मैं लिख रहा हूं ये रेट को बेटे मुझे लाइबोर भी हो सकता है और माइबोर भी हो सकते हैं, तो इंटरबैंक रेट है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं $1 इज इक्वल टू, ये बेटा मैं बैंक रेट लिख रहा हूं लाल रंग से, रंग दे मेरा दुपट्टा लाल, जैसे काजोल कहती है, रंग दे मोहे गेहुआ, रंग दे मोहे गेहुआ। 42.800 माइनस बेटे 0.01% कमीशन ऑफ 42.800, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। $1 इज इक्वल टू, क्या आ गया जी, 42.800 माइनस 0.00428। बेटे मुश्किल है ही नहीं, आपके सोचने का ढंग है मुश्किल। लो बेटे मैंने आपके सामने फुल आंसर दिया हुआ है, लॉजिक समझाया, कंसेप्ट बताया, करके दिखाया। बेटे ये रेट है जो हमारे काम का रेट है, ये $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, ये वाला रेट रेलेवेंट है बेटे। अब हो गया काम, तो मैं लिख देता हूं $1 इज इक्वल टू 42.79572। कैलकुलेटर से किया बेटे, देखो आप कर नहीं रहे, मैं CS बन गया फिर भी कर रहा हूं, ये डिफरेंस है आपके और मेरे बीच में। मैं सेवा भाव है YouTube में अपलोड कर रहा हूं कि आपका फायदा हो, आप अपना खुद ही फायदा नहीं चाहते, मैं क्या करूंगा। जब इंसान खुद नहीं चाहता कि मेरे को ये चीज मिले बेटा, फिर मैं नहीं कर सकता, मैं तो उल्टा भी लटक जाऊं तब भी कुछ नहीं कर सकता, मर्जी आपकी है। मैं तो बस बेटे प्यार से ईमानदारी से सारी चीजें करा दूंगा, अब मर्जी आपकी बेटे। ये लो आंसर भी आ गया, 2,13,97,800 रुपए। बेटे मैंने 30th भी करा दिया और 22 भी करा दिया। बेटे 23 में आ जाऊंगा मैं। बेटे 23 के बाद हम ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, थोड़े से वीडियोस, थोड़ी सी इमेजेस देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो बेटे मैं आ गया हूँ जी 23, क्वेश्चन 23। ऑन 8th जुलाई थर्सडे, अच्छा बेटा जी 8 जुलाई वाले दिन कुछ हुआ, कुछ घटनाएं घटी। अ मेंथोल एक्सपोर्टर ऑफ दिल्ली, मेंथोल एक्सपोर्टर ऑफ दिल्ली, ये एक्सपोर्टर है, हैज रिसीव्ड इंटीमेशन फ्रॉम हिज कस्टमर, उसका एक कस्टमर था हैम्बर्ग में, और इस कस्टमर ने उसको पैसे भेजे
क्योंकि इसने दिल्ली के कस्टमर ने एक्सपोर्ट किया था कुछ कि भाई 1,24,000 यूरोस मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दी है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है, और 1 यूरो का रेट है 51.19, 52 रुपीज। हाउ मच एंड व्हेन विल द मेंथोल एक्सपोर्टर रिसीव रुपीज? आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बेटे। टीटी का मतलब क्या होता है? एक बच्चा कहता है टेबल टेनिस, उसको थप्पड़ मारूंगा टेबल टेनिस। टेलीग्राफिक ट्रांसफर हुआ करते थे पहले जमाने में, जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, उसी समय पैसा आ जाता बेटे। बहुत सिंपल सा पूछा है जी उसने। पहली बात मैं ये कहूंगा, मेन आंसर शुरू करते हैं। मेंथोल एक्सपोर्टर will receive, menthol exporter will receive INR, Indian rupees, Indian rupees, Indian rupees विद इन। बेटे स्पॉट ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा था कोई भी स्पॉट ट्रांजैक्शन हो तो 2 वर्किंग डे में मिलती है। विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज में मिलती है। अब बेटे चक्कर ये है कि थर्सडे को उसको इंटीमेशन मिली। बेटे फ्राइडे जो होता है वो जुमा होता है, जुमा, जुमा, जुमे की रात, जुमा। बेटे मुस्लिम्स इस डे में काम ही नहीं करते। दुबई, अरब कंट्रीज में फ्राइडे को काम नहीं होता, तो बेटे सैटरडे भी छुट्टी होती है और बेटे संडे भी तो छुट्टी होती है। तो थर्सडे के बाद ये भी क्लियर डे नहीं है, ये भी क्लियर डे नहीं है, ये भी क्लियर डे नहीं है। ये 8 तारीख हुई, ये 9, ये 10, ये 11। अगर इंटीमेशन सुबह सुबह मिली है तो बेटे 12 तक पैसा पहुंच जाना चाहिए, 12 को मंडे। टू क्लियर वर्किंग डेज, मैं मान रहा हूं कि इंटीमेशन 8 तारीख सुबह मिली है, तो 8 का दिन भी कैलकुलेट कर लिया, 9th छोड़ दिया, 10th छोड़ दिया, 11th छोड़ दिया, 12th ले लिया, 48 घंटे। अब आ जाइए, अब आइए कितना मिलेगा, वो तो सिंपल है। अ कस्टमर कैन सेल if bank is ready to buy, hence buying rate is relevant। इसलिए बाइंग रेट रेलेवेंट होगा। वन यूरो इज इक्वल टू 51.19 रुपीज, तो 1,24,000 यूरोस। देख लीजिए बेटे, 1,24,000 इंटू 51.19, ये आ गया बेटे 63,00,000। ये आ गया बेटे 63,47,560। मैंने कहा ना मुश्किल कुछ नहीं है, खाली आपके मन का वहम है। तो आइए एक आध वीडियो देख लें और फिर हम थोड़ा सा आगे चलें। लो बेटे, पहले तो मैं ये इमेजेस दिखाऊंगा। इन इमेजेस में जिम्बाब्वे की कंट्री की करेंसी की डीवैल्यूएशन बताई हुई है कि एक कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। बेटे देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। लो बेटे, ये देखो, ये पूरी कर दी बेटे।
वो अभी और समझ आएगा, एक सेकंड में अभी और वीडियो देखो। देखो बेटे, एक ब्रेड लेने के लिए कितने सारे जिम्बाब्वे के डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, तो जाकर एक ब्रेड आ रही है। हद कर दी, हद कर दी। ये इन्फ्लेशन हो रही है बेटे। ये देखो, स्टार्विंग, भूखे लोग हैं कितने बेचारे वहां, और कितने डॉलर्स उन्होंने लगाए हुए हैं बिल एक सामान खरीदने के लिए। तो बेटे आपको ये सब कुछ नेट में भी मिलेगा, आपको ये सब कुछ नेट में भी मिलेगा। ये देखो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। बेटे इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी भूखमरी हो गई है बेटे वहां। ये देखो, ये लो बेटे, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा बेटे। इतने सारे डॉलर देने के बाद सब्जियां नहीं खरीद पा रहे वहां पे लोग। ये लो, एक वाइन और एक विस्की की बियर की बोतल लेने के लिए गट्ठी देनी पड़ती है जिम्बाब्वे की करेंसी को। ये है बेटे महंगाई का दर जिम्बाब्वे के अंदर। मैं जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन का यूज करूंगा लेक्चर नंबर 6 में, उसमें बताऊंगा कि इन्फ्लेशन का क्या रोल है किसी कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। ये लो बेटे, कितने सारे डॉलर्स लेके जा रहा है जैसे रद्दी कागज हो, वैल्यू नहीं है। तो बेटे मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको, आप समझ नहीं रहे ना, बस यही तो दिक्कत है। ये देखो बेटे, बैंक की कहानी सुना रहा हूँ। साइप्रस बैंक, kind of a nice ring to it. It almost rhymes. साइप्रस That the mainstream media and social media reports could end up blowing up into an international crisis, or at least a crisis throughout the EU. इस बैंक का क्राइसिस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। So, as a part of a 10 billion euro bailout package for Cyprus, which is an island nation, less than 1 million people live there, population of about 775,000. So, as a part of their bailout package. Japan's Prime Minister-elect Shinzo Abe, as we've been saying, is calling on the Bank of Japan to heed the call of the masses and ease monetary policy. Abe is putting the heat on the Bank of Japan just one day after his party's huge win and 2 days before the bank's rate-setting meeting. Kaori Joji files this report from Tokyo. This is a serious game changer because it's a major comeback for the Liberal Democratic Party, and it's a comeback for Shinzo Abe, who gets a rare second chance to be prime minister of this country. He has made it clear that the economy and economic recovery is going to be one of the pillars and hallmarks of his second time in office, and he's wasting no time in piling on pressure to onto the Bank of Japan, who holds, of course, their 2-day policy board meeting later on this week. Here's what he had to say. I have constantly stressed our desire to create a policy accord with the Bank of Japan in raising the inflation target to 2%. I do think it is unusual for monetary policies to come to the forefront during elections. The price of oil is in the news. Central to the discussion of oil prices is OPEC. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. It is comprised of 12 nations that collectively hold 75% of the world's conventional oil reserves. OPEC's members include Algeria, Angola, Ecuador, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela, and the Islamic Republic of Iran. OPEC countries affect the price of oil by acting as a cartel. They meet behind closed doors and fix production levels in order to keep prices where they want them. Various OPEC nations have different approaches to price, and OPEC's decisions reflect a balance between price hawks and price doves. For example, Saudi Arabia has traditionally sought stable prices to maintain long-term demand. On the other hand, Iran, which is the president of OPEC, presses for the highest possible oil prices.
Iran currently generates 80% of its export revenue from बेटे आपने देखा, तो बेटे एक कंट्री की ऑयल रिजर्व्स, एक कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स, एक कंट्री की जीडीपी, एक कंट्री की नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने। तो यही बातें हम नेक्स्ट क्लास में अब करने वाले हैं। तो बेटे आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जरूर कुछ ना कुछ घर में एक बार, मैंने बेटे 23 तक करा दिए, 23 तक तो हमने कर ही लिए, तो बेटे 23 तक जरूर करने।